हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। अब हम लोग गोल्डन इंडिया एंशिएंट टाइम टू AD 1206 में पार्ट नंबर 16 पे आएंगे, पेज नंबर 14, दैट इज वर्धन डायनेस्टी, है ना। गुप्त डायनेस्टी तो हमने पूरा पढ़ लिया था, गुप्त सोसाइटी भी कर लिया था कि सोसाइटी कैसी थी उस समय, कल्चरल अचीवमेंट्स उन लोगों के क्या थे। अब वर्धन डायनेस्टी पे आएंगे। देखिए वर्धन डायनेस्टी या पुष्यभूति डायनेस्टी, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, है ना, हेडिंग डाल लीजिए। उसके बाद लिखिए इन द 6th सेंचुरी, एक लाइन लिखिए, मैं एक्सप्लेन करता हूं। इन द 6th सेंचुरी इन थानेश्वर नियर दिल्ली, इन द 6th सेंचुरी इन थानेश्वर नियर दिल्ली, दिस डायनेस्टी वॉज स्टार्टेड बाय पुष्यभूति हु वॉज अ वर्शिपर ऑफ शिव। ये इस लाइन को हटा दिए थोड़े। इन द 6th सेंचुरी इन थानेश्वर न्यू दिल्ली, दिस डायनेस्टी वॉज स्टार्टेड बाय पुष्यभूति। इस डायनेस्टी किसने स्थापना करी? पुष्यभूति ने। किस जगह पे? थानेश्वर नामक जगह पे, है ना। इस जगह का नाम को याद रखना इंपॉर्टेंट है। थानेश्वर दिल्ली के पास है ना, लगभग यूपी में आता था ये इलाका, यूपी हरियाणा। थानेश्वर आप लोग याद रखिएगा, ये यूपी हरियाणा तो उस टाइम थे ही नहीं ना, वो तो आज हम मॉडर्न की बात करेंगे, आज कहाँ आता है। लेकिन आप लोग अभी इतना ध्यान रखेंगे, थानेश्वर जो दिल्ली के पास है, वहाँ पुष्यभूति डायनेस्टी की नींव रखी गई। किसने रखी? पुष्यभूति के नाम से ही रखी है ना, पुष्यभूति राजा था। फिर लिखना है प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन एंड हर्षवर्धन वर द 3 किंग्स ऑफ द डायनेस्टी। 3 राजा थे, प्रभाकर वर्धन, राजावर्धन, हर्षवर्धन, अगले 3 राजा थे इसके, ठीक है। अब मेन बात आती है हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन का बहुत नाम हुआ इंडियन हिस्ट्री में, उसने युद्ध लड़े और जीता भी सही, है ना। बहुत अच्छा एक सफल योजना वाला राजा था हर्षवर्धन, है ना। उसकी बहुत तारीफ होती है इंडियन हिस्ट्री में, उसकी नीतियों के लिए, उसकी पॉलिसीज के लिए, ठीक है। और वर्धन डायनेस्टी को जानते ही हर्षवर्धन के नाम से। मैं आपको एक सीरियस मैटर बताऊं, क्योंकि जब हिस्टोरियंस की हम बात करते हैं ऊपर ऊपर से, वर्धन डायनेस्टी का नाम आता है, हर्षवर्धन दिमाग में आता है सबसे पहले, है ना, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे हर्षवर्धन। हर्षवर्धन बिकम द किंग and ruled for 40 years and gained fame far and wide. He had no child, so पुष्यभूति dynasty was over with his death. हर्षवर्धन राजा बनता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, हर्षवर्धन योग्य शासक था, 40 साल तक शासन करता दिल्ली की थानेश्वर की गद्दी पर, ठीक है। सिर्फ थानेश्वर नहीं, अभी आप पढ़ेंगे कन्नौज जो एक बहुत बड़ा उस टाइम सेंटर था पावर का, उस पर हमला भी करता है और जीतता भी है वहाँ को उसको। तो देखिए, तो हर्षवर्धन किंग बना, 40 साल तक किंग रहा, ठीक है। बहुत उसने फेम कमाई, फेम मतलब इज्जत कमाई या प्रतिष्ठा कमाई, ठीक है। कोई चाइल्ड नहीं था उसका, तो पुष्यभूति डायनेस्टी हर्षवर्धन की खत्म होने के साथ खत्म भी हो गई, है ना। कोई चाइल्ड नहीं था, तो उसके बाद कोई राजा बन भी नहीं पाया। फिर आप लोगों को लिखना है ही कॉन्क्लूडेड अ ट्रीटी विद, पैराग्राफ नंबर 2 में 3rd लाइन पे, ही कॉन्क्लूडेड अ ट्रीटी विद भास्कर वर्मन ऑफ कमरूप, भास्कर वर्मन ऑफ कमरूप, comma, he set out on his first military campaign and attacked Kannauj. He set out on his first military campaign and attacked Kannauj. तो एक ट्रीटी हुई, है ना, भास्कर वर्मन के साथ एक समझौता हुआ, और उस समझौते के तहत इसने क्या करा, कन्नौज पे आक्रमण कर दिया, जो इसका पहला मिलिट्री कैंपेन था। पहली बार, देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है कि हर्षवर्धन ने पहली बार किस राज्य पे आक्रमण किया था, है ना, तो कन्नौज पे, उसका फर्स्ट मिलिट्री कैंपेन था वो। Although his forces in the south was pushed beyond the Narmada by Chalukya king Pulkeshi II, है ना, in 620 AD। देखिए अब बात क्या हुई, कन्नौज तक तो ये पहुंच गया, कन्नौज नॉर्थ में था, ये साउथ तक भी जाना चाहता था, है ना। लेकिन साउथ में नर्मदा नदी कहां पड़ती है? एमपी में बहती है, बिल्कुल मिडिल में इंडिया के। नर्मदा से पहले इसकी फोर्सेस को रोक दिया गया। किसने रोका? पुलकेशी II ने। देखिए कहते हैं ना, हम बोलते हैं कि कोई एक, जैसे मान लिया हर्षवर्धन की, मान लीजिए एक योग्य शासक था, पॉलिसी अच्छी थी, ताकतवर शासक था, पावरफुल था, हर चीज इसके पास थी, मिलिट्री अच्छी थी, इसकी सेना अच्छी थी, युद्ध अच्छे से लड़ता था। लेकिन पुलकेशन द्वितीय इसका भी बाप था इस मामले में, है ना। पुलकेशन द्वितीय, जो द्वितीय में बोल रहा हूँ सेकंड को, है ना, आप लोग वो हिंदी में थोड़ा बोलने में से आ रहा है। पुलकेशन सेकंड के साथ ये था, उसकी फोर्सेस ने इसको साउथ तक नहीं आने दिया। अगर हर्षवर्धन साउथ में ही पहुंच जाता ना, तो हर्षवर्धन से ज्यादा महान शासक भारत का हो ही नहीं पाता कोई। प्रॉब्लम ये हुई, हर्षवर्धन का साम्राज्य नॉर्थ में सिमटा रह गया, बस कन्नौज तक शासन करा, दिल्ली तक करा, साउथ जाना चाहता था। जैसे नर्मदा रिवर क्रॉस करने लगा, चालुक्य रूलर पुलकेशी द्वितीय की मिलिट्री ने इसको वहीं से वापस भगा दिया, है ना। और उसकी मिलिट्री पावरफुल थी, ठीक है, पुलकेशी द्वितीय की, तो हर्षवर्धन को पीछे हटना भी पड़ा था, ठीक है। हालांकि बहुत युद्ध हुए पुलकेशी II और हर्षवर्धन में, इतना आप लोगों के कोर्स में है नहीं, लेकिन हाँ ये है कि फाइनली ये फाइनल मैटर है कि पुलकेशी द्वितीय ने इसको आगे, पुलकेशी II ने इसको आगे नहीं बढ़ने दिया था हर्षवर्धन को नर्मदा नदी से, ठीक है।
पुश बियॉन्ड है, बियॉन्ड मतलब पीछे, बियॉन्ड द नर्मदा बाय चालुक्य किंग पुलकेशन सेकंड इन 620 AD। फिर आप पढ़ेंगे हर्षवर्धन का साम्राज्य कहां से कहां तक था। द बॉर्डर्स ऑफ हर्षवर्धन एम्पायर, द बॉर्डर्स ऑफ हर्षवर्धन एम्पायर extended from snow-laden mountains of the Himalayas in the north to banks of Narmada in the south, Ganjam in the east to Vallabhi in the west। इसको वल्लभी इन द वेस्ट कीजिए, है ना, गंजम इन द ईस्ट टू वल्लभी इन द वेस्ट। कन्नौज वॉज द कैपिटल ऑफ हिज वास्ट एम्पायर, और इसने अपनी राजधानी किसको बनाया था, कन्नौज को, क्योंकि थानेश्वर जिसका साम्राज्य इसको मिला था वो इतना प्रॉस्पेरस नहीं था, है ना, कन्नौज ज़्यादा प्रॉस्पेरस था, पास में था, कन्नौज पे इसने आक्रमण किया, जीत लिया। फिर वही बात देखो आ गई, नर्मदा से आगे ना चाहा तो नहीं जा पाया, इसलिए लिख रहा है टू द बैंक्स ऑफ नर्मदा इन द साउथ। नॉर्थ में तो कहाँ था, हिमालय तक शासन था इसका, साउथ में नर्मदा तक रुक गया, गंजम इन द ईस्ट और वल्लभी इन द वेस्ट, है ना। तो ये इसके शासन को बताया गया है। आप लोग पेज नंबर 15 पे ऊपर मैप पे भी पढ़ेंगे ना, तो उसमें भी आप लोग देखिए, ठीक है। ये सब मार्क हो रहे हैं, जो डार्क ग्रीन कलर से हो रहा है वो हर्षवर्धन का किंगडम है, ठीक है। तो नॉर्थ में सिमटा रह गया बस, साउथ तक ये नर्मदा जो बिल्कुल इंडिया के बीच में से गुजरती है, वहाँ लाइन बन गई एक, क्योंकि पुलकेशन आदित्य अपनी सेना के साथ खड़ा था इसको रोकने के लिए, ठीक है। हर्ष अडॉप्टेड द टाइटल महाराजा अधिराज, है ना, टाइटल के लिए इसने महाराजा अधिराज, मैं महाराजाओं का महाराजा हूं। ही वॉज अ डिवोटी ऑफ शिव एंड सूर्य। लेटर ही टेंड टुवर्ड्स महायान बुद्धिज्म, लेटर ही टेंड टुवर्ड्स महायान बुद्धिज्म। शिव और सूर्य की उपासना करता था, उनका भक्त था, लेकिन धीरे धीरे करके, क्योंकि उस टाइम बुद्ध धर्म का बहुत ज्यादा प्रचलन हो रहा था, अशोक, है ना, हमने पढ़ा अशोक के समय से बुद्ध धर्म बहुत फैल गया था पूरे विश्व में, पूरे विश्व बोल रहा हूँ, है ना, कि विश्व मतलब चलिए विश्व हम शायद ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, लेकिन हाँ जो आसपास की कंट्रीज थी ना इंडिया के, जो सराउंडिंग कंट्रीज थी, श्रीलंका, चाइना, तिब्बत, जापान, वहाँ पे बुद्ध धर्म बहुत ज़्यादा पहुँच गया था। तो एक लहर सी चल गई थी बुद्ध धर्म की, कि अब बुद्ध धर्म सब राजा अपनाने लग गए थे। इसने भी ये किया, टेंड किसकी तरफ हो गया, टेंड यहाँ पे अपनाने की बात नहीं है, लेकिन झुकाव इसका बुद्ध धर्म की तरफ हो गया कि मैं उसको अपनाऊँ, है ना। Every 5 years he held a grand function at the confluence of Ganga and Yamuna river in Prayag, Allahabad, and gave alms and charity to the poor। कितना एक इसकी योग कहते हैं ना, दयालुता के बारे में बताया गया, कितना काइंड लीडर था। हर 5 साल में जब गंगा और यमुना का संगम होता है, कहाँ पे होता है, इलाहाबाद में, है ना, गंगा यमुना सरस्वती, है ना, सरस्वती बोलते हैं ना, ये सरस्वती नदी अब विलुप्त हो चुकी है, अब सरस्वती नदी नहीं दिखती, तो लेकिन मानते हैं उसको, तो पुरानी वो चल रहे हैं, पंडित वगैरह जो महान गुरु हैं हमारे, वो बताते हैं गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है, लेकिन अभी बुक में गंगा यमुना ही लिखाता है। अब गंगा यमुना का संगम कहाँ, प्रयागराज, इलाहाबाद में। और आर्म्स और चैरिटी देता था, जो पूरे गरीब लोग वहाँ पे आते थे उनको आर्म्स, मैंने पहले बताया ALMS, आपको एल साइलेंट रखना है, योग मतलब एक तरह से चैरिटी, मतलब कि वो कर, हिंदी वर्ड नहीं आ रहा, चैरिटी दे देना, मतलब कि दान दे देना, दान दक्षिणा दे देना, ठीक है, दान दक्षिणा उन लोगों को देता था। द चाइनीज ट्रेवल हुइनसैंग टू पार्टिसिपेटेड इन 6 सच फंक्शन, द चाइनीज ट्रेवलर हुइनसैंग टू पार्टिसिपेटेड इन 6 सच फंक्शन। देखिए मैंने जब हम प्रीवियस लेक्चर्स पढ़ रहे थे तो मैंने आपको ये नाम बताया था, मुझे नाम वो नहीं आ रहा था, हुइनसैंग, है ना, हर्षवर्धन के दरबार में आया था, और आपको ध्यान रखना है चाइनीज ट्रेवलर था ये, इसे ना ट्रेवलर्स का राजा बोलते हैं। ये भारत में आया और सबसे ज्यादा हिस्ट्री भारत के लिख के गया, ये जो विदेशी आया उनमें से एक किताब है, यानी कितनी किताबें लिख के गया था हर्षवर्धन के ऊपर, भारत की हिस्ट्री के ऊपर। इसने ना भारत को इतने अंदर से पढ़ लिया था ना कि उस टाइम के स्टूडेंट्स चौंक गए थे कि विदेशी है और इसको भारत के बारे में इतना पता है। इतने इसने किताबें लिख दी थी, लोगों को समझाया इंडियन हिस्ट्री के बारे में, इंडिया के बारे में, तो इसकी बहुत तारीफ होती थी उसके लिए, इसलिए इसको ना मतलब यूँ किंग्स ऑफ ट्रेवलर्स बोलते थे कि ये तो ट्रेवलिंग तो करने आया ही है, ट्रेवल तो कर ही रहा है, घूम रहा है, अपना एंजॉय कर ही रहा है, लेकिन उसी के साथ भारत की वो भी ले रहा है ना, पूरी हिस्ट्री को भी निखार रहा है। बाद में ये आया तो घूमने के हिसाब से ही था, ठीक है, घूमना तो क्या कहें कि हाँ हिस्ट्री को पढ़ने आया था, लेकिन है ना ये हर्षवर्धन के कोर्ट में रहा था बहुत साल, है ना, हर्षवर्धन से इतना प्रभावित हो गया था ये, इसने यहाँ लिख नहीं रहा, आप लोग इसको ना एक रफ कॉपी में लिख लीजिए, इसमें तो मजोड़ी इसने हर्ष चरित्र किताब लिखी थी, ऐसे एग्जाम में नहीं आएगा आप लोगों के, फिर भी हर्ष चरित्र मतलब हर्षवर्धन का चरित्र, है ना, चरित्र मतलब कि कैसा वो बंदा है, तो ये किसने लिखी थी, हुइनसैंग ने लिखी थी। तो आप सोच सकते हैं, और ये जो है ना, ये हमको पता लगा कि हर्षवर्धन बुद्ध धर्म के और झुकाव हो गया था, ये भी हमको हुइनसैंग की बातों से पता लगता है, ठीक है, क्योंकि हुइनसैंग ने जो किताब लिखी थी ना हर्ष चरित्र, उसमें उसने लिखा था कि हर्षवर्धन का एक बार तो हर्षवर्धन को ये लगा था कि मैं बुद्ध धर्म ही अपना लूँ, है ना, और उसकी तरफ बहुत ज़्यादा टेंड हो गया था वो, ठीक है। बाद में फिर शासन ने धीरे धीरे खत्म होने लग गया, है ना, तो वो चीज़ इतनी उछल के आई नहीं। जब आप राजा नहीं हो तो फिर क्या फर्क पड़ता है आप कौन सा धर्म अपनाते हो, ठीक है।
भाई आप न्यूज़ में तो जब भी आओगे जब एक महान लीडर हो, राजा हो कोई, ठीक है। तो उसके बाद तो फिर फर्क नहीं पड़ता है, तो है ना। तो ह्यून सेंग के लिए इसलिए क्योंकि वो भारत में आया, हर्ष चरित्र किताब लिखी। आप सोचिए जो एक राजा के ऊपर किताब लिख रहा है वो ऐसा तो नहीं 2-4 दिन 8 दिन के लिए आया होगा और किताब लिख के चला गया होगा। किताब लिखने के लिए बहुत चीज़ें समझनी पड़ती हैं। फिर यहाँ रुका, ढंग से किताब लिखी और लोगों ने उस किताब को पढ़ा और भारत की हिस्ट्री जानी, खासकर इस पीरियड की। हर्षवर्धन का समय था, वर्धन डायनेस्टी का था, ठीक है। इसी के साथ ये वर्धन डायनेस्टी भी आपकी पूरी होती है। मैंने पहले वो लाइन लिखा दी थी, इसकी डेथ के बाद कोई राजा बचा ही नहीं, तो शासन मिला ही नहीं। थैंक यू।